नाज़रीन, मैंने खुद कुछ दोस्तों से इस वाक़े की तस्दीक की है। ये वाक़या सुनने के बाद आपकी रूह तड़प उठेगी, आप काँप उठेंगे और आप एक अजीब-ओ-ग़रीब किस्म की कैफ़ियत में चले जाएँगे। ये वाक़या नाज़रीन हमारे मुआशरे के सामने, हम सब के सामने एक सवाल भी है, जो आखिर में जिसका जवाब ढूँढने की मैं और आप कोशिश करेंगे नाज़रीन। ये वाक़या है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला की तहसील चकीसर के एक छोटे से गाँव शवाबू का। आज से चंद दिन पहले उस छोटे से गाँव शवाबू को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों ने जो घरों को, रास्ते को, सड़क को, हर जगह को, हर गली को नाज़रीन गुलाब की पत्तियों से सजा दिया। लोगों ने रास्तों में गुलाब की पत्तियां निछावर कर दी। हर शख्स नाज़रीन हार लेकर खड़ा था और हर शख्स रो रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे और उस रास्ते की तरफ, आने वाले रास्ते की तरफ देख रहे थे। हर शख्स की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई घरों की छतों पर खड़े हैं, कोई रास्ते के किनारे खड़े हैं, कोई सड़क के किनारे खड़े हैं, कोई पहाड़ों के ऊपर खड़े हैं। ढोल बज रहा है, गीत गाए जा रहे हैं और ये गीत उस मखसूस लम्हे के लिए गाए जा रहे थे कि आज वो 50 सालों के बाद अमीर अहमद वापस आ रहे हैं। फिर नाज़रीन गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती है और गाड़ी की फ्रंट सीट से ये बुजुर्ग उतरते हैं। इनकी दाढ़ी सफेद हो गई थी, चेहरे के ऊपर बुढ़ापे की झुर्रियां हैं, बाल सफेद हो गए हैं, कद घिस गया है, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे और वो शख्स धाड़े मारकर रोना शुरू हो गया। ये कोई नाज़रीन सेलिब्रिटी नहीं था, ये कोई सियासतदान नहीं था, ये कोई क्रिकेटर नहीं था, ये कोई मशहूर शख्सियत नहीं थी। ये शवाबू गांव का एक नौजवान लड़का अमीर अहमद, जो मजदूरी की गर्ज से शादी के महज 1.5 महीने बाद, यानी शादी के 45 दिनों बाद कराची गया था और आज 50 सालों बाद नाज़रीन वापस आ रहा था। 50 सालों बाद अमीर अहमद वापस अपने घर आ रहा था। इन 50 सालों में माँ बाप का इंतकाल हो गया, दोस्तों का इंतकाल हो गया। जिस स्कूल में अमीर अहमद जाता था वहां पर एक नई बिल्डिंग बन गई। जिन रास्तों पर अमीर अहमद दौड़ता था, गपशप लगाता था, अपने जानवर भगाता था, वो रास्ते पक्के हो गए थे। 4 नस्लें जवान हो गई थी। वो किसी को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, पूरा नक्शा बदल चुका था। वो हजारों कतार नाज़रीन रो रहा था, चीख रहा था और किसी को समझ नहीं आ रही। और हर शख्स नाज़रीन जो वहां पर मौजूद था वो रो रहा था और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर हुआ क्या था इस शख्स के साथ? ये सोचने समझने की जरूरत है और इससे सीखने की जरूरत है। अमीर अहमद ने यह वाकया बताया और यह वाकया बाकायदा से रिपोर्ट हुआ है। अमीर अहमद यह कह रहा है कि 1975 में जब मेरी शादी घर वालों ने करवाई तो शादी के 1.5 महीने बाद नई नवेली दुल्हन को अपने घर में छोड़कर मैं कराची चला गया मजदूरी की घर से कि 4 पैसे कमाए। अब ज़ाहिर घर चलाना है, नई दुल्हन आई हुई है और कम से कम घर का माहौल ठीक रहे, फाइनेंशियली कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाए। वो कहते हैं कि कराची में जब गया तो वहां पर तामीराती काम के लिए जो शटरिंग इस्तेमाल होती है, शटरिंग का काम मुझे मिल गया। मैं घर पैसे बेचता रहा, मैं घर खत भी लिखता रहा, सारी चीजें ठीक चलती रही। लेकिन फिर अचानक से एक खौफनाक किस्म का लम्हा आ गया कि जब पूरी की पूरी शटरिंग को, अमीर अहमद के मुताबिक उन्हें आज तक नहीं पता कि यह वाकया कैसे रोनमा हुआ, लेकिन पूरी की पूरी शटरिंग को आग लग जाती है। पूरी शटरिंग जल गई और इल्जाम अमीर अहमद के ऊपर आ गया और इल्जाम आयद कर दिया गया अमीर अहमद के ऊपर और ये कहा गया कि आपने 30 लाख रुपए देने हैं, यानी 3 मिलियन। 1975 में 3 मिलियन, यानी आज के आप हिसाब से लगाएं तो 30-40 करोड़ रुपए बनते हैं शायद, या शायद इससे भी ज्यादा बनते हो। तो उस वक्त अमीर अहमद के ऊपर बाकायदा से ये आयद कर दिया गया कि भाई तुम्हारी गफलत की वजह से, तुम्हारी नालायकी की वजह से, बहरहाल जो भी है तुम्हारा फेलियर है, 30 लाख रुपए की शटरिंग तुमने पूरी करनी है। और ये 24-25 साल का अमीर अहमद नादरीन, जिसके चेहरे के ऊपर आज झुर्रियां पड़ी हुई हैं, इसने वहां पर कहा जी ठीक है, मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा। अमीर अहमद सोचना शुरू हो गया कि मैं इनकी 30 लाख कैसे भरूंगा। इसने मजदूरी कराची में शुरू कर दी, लेकिन ये वापस शांगला नहीं आया। अमीर अहमद के मुताबिक मैं सिर्फ इस डर से शांगला नहीं आया कि मैं वापस जाऊंगा तो लोग मुझे ताना मारना शुरू कर देंगे, लोग मुझे कोसना शुरू कर देंगे, आवाज कसना शुरू कर देंगे, लोग कहना शुरू कर देंगे तू कराची में 40 लाख रुपए का घपला करके वापस आया हुआ है, लिहाजा तू बेशर्म आदमी है, तू बड़ा जलील आदमी है। वो कहता है कि इस बेइज्जती के डर से, इस ताने के डर से, इस आवाज कसने के डर से कि मुझे और मेरे घर वालों को लोग जलील कर देंगे, लोग ताने मारेंगे, लोग हमारी कहानी या हमारी हकीकत जो हम बयान करेंगे उसे नहीं सुनेंगे, वो कहता है कि मैंने घर वालों से राब्ता खत्म कर दिया और मैं जो भी कमाता था मैं उन शटरिंग वालों को देता रहा, लगातार देता रहा और इसमें दहाइयां गुजर गई। अमीर अहमद के मुताबिक लगभग कोई 40 साल गुजर गए, मैं शटरिंग वालों के पैसे बड़ी ध्यानतदारी के साथ देता रहा और 40 सालों के बाद जब 30 लाख में से सिर्फ 80,000 रुपए बचे थे, उन्होंने मुझे माफ कर दिए। लेकिन टाइम इतना गुजर चुका था, वक्त इतना गुजर चुका था कि मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गया था, मैं अपने घर का नक्शा ही भूल गया था, मैं अपने वालदेन का चेहरा, मेरे सामने धुंधला चेहरा आता था, मैं सब कुछ भूल चुका था। मैंने कहा जी वापस सब जैसा पता नहीं पीछे कोई होगा नहीं होगा, वापस जाने का फायदा नहीं है। लिहाजा मैंने वहां पर अस्पताल के सामने अस्पताल में एक चौकीदारी शुरू कर दी और मैं चौकीदारी करता रहा। मैंने किसी को कभी नहीं बताया कि मैं कहां से हूं, मेरे वालदेन कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरे दोस्त कौन है, और मैं चौकीदारी करना शुरू हो गया। वो कहता है कि कई साल गुजर गए मेरी चौकीदारी को भी, बिलाखिर बुढ़ापा ज़ाहिर है आ चुका था अमीर अहमद को। वो कहते हैं मुझे फालिज हो गया। जब मुझे फालिज हुआ, डॉक्टर्स ने मेरा इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उस इलाज के लिए जरूरी था कि मेरी फैमिली में से, मेरे खानदान में से कोई ना कोई मौजूद हो। डॉक्टर्स ने मुझसे पूछा कि अमीर अहमद, यानी बताओ कि भाई तुम्हारी फैमिली किधर की है, तुम कहां से हो, कहां से आए हो,
تاکہ ہم تمہارے گھر والوں کو انفارم کریں. میں نے پہلے ٹال مٹول کی لیکن پھر ڈاکٹرز نے مجھے مجبور کر دیا کہ مجھے بتاؤ. امیر احمد یہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹرز کو ساری کہانی سنا دی کہ بھائی مجھے 50 سال ہو گئے, مجھے 5 دہائیاں ہو چکی ہیں. ڈاکٹرز رونا شروع ہو گئے. پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بنتی ہے, میرے گھر والوں نے, پیچھے ادھر لوگوں نے ویڈیو دیکھی, امیر احمد کے بھتیجوں نے, ان کے محلے والوں نے, جو چند لوگ بچے تھے انہوں نے ویڈیو دیکھی, اور اس کے بعد ان کی فیملی جاتی ہے اور اس ہسپتال سے امیر احمد کو ناظرین واپس لے کر آتی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ امیر احمد اب اپنے گھر میں موجود ہے اور وہ اپنے 2 بھائیوں کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتا. وہ صرف روتا ہے, دھاڑے مار مار کر روتا ہے, وہ چیخیں مارتا ہے, اور ایک عجیب واقعے کے طور پر وہ سب کے سامنے موجود ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ناظرین, امیر احمد جب گھر سے گیا تھا وہ 24-25 سال کا تھا, اور اس کی شادی کو صرف 45 دن ہوئے تھے, یعنی 1.5 مہینہ ہوا تھا. 50 سالوں سے وہ نوجوان لڑکی آج بزرگ خاتون بن چکی ہے, وہ امیر احمد کا انتظار کرتی رہی. وہ آج تک وہ اس کے گھر میں انتظار کرتے ہوئے موجود تھی. امیر احمد جب گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے, اس خاتون سے معافی مانگی کہ بھائی مجھے واپس آنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں آ سکا, مجھے ڈر تھا کہ میرا معاشرہ, میرے لوگ مجھے تانے ماریں گے اور میں وہاں پر کیا کروں گا. اور یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ امیر احمد نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاؤں بھی دباؤں گا. اس خاتون کی وفا کی انتہا تھی. 50 سال 5 دہائیاں وہ خاتون انتظار کرتی رہی. مذاق نہیں ہے, جوک نہیں ہے, یہ 50 سال ایک انسان نے جیے ہیں, اور 50 سالوں بعد وہ اپنے گھر میں واپس آئے. ناظرین, یہ بڑا پریشان کن واقعہ ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کون سا ایسا تانا تھا, کون سا ایسا سوال تھا جو شانگلہ والوں نے یا ہم سب نے امیر احمد سے پوچھ لینا تھا. ہم لوگ کیوں اتنے زیادہ ججمنٹل ہو گئے؟ ہم لوگ کیوں اتنے زیادہ تحمل یا صبر ہم نے ختم کر دیا؟ ہم لوگ کیوں اتنے کوئی خلائی مخلوق بنے ہوئے گھوم رہے ہیں کہ ہم نے جج کرنا ہے؟ یا ہمارے معاشروں کے اندر کیوں ایسی نارمز ہیں, یا کون سی ایسی نارمز ہیں, یا کون سی ایسی روایات ہیں جو ہم نے خود سے گھڑی ہوئی ہیں کہ جو انسان کی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں, زندگیاں برباد کر دیتی ہیں؟ امیر احمد ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر ناظرین آج موجود ہے. اٹس ویری ویری سیڈ کہ صرف تانے کے ڈر سے, صرف اس خوف سے کہ جب میں جاؤں گا تو لوگ میری کہانی, میری بات سنے بغیر ہی مجھے جج کر دیں گے, مجھے سنے بغیر ہی لوگ خود فیصلہ سنا دیں گے, لوگ جج اینڈ جیوری کا کام کریں گے, خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ میں گھپلا کر کے آیا ہوں, میں 40-30 لاکھ روپیہ مار کر یہاں پر آیا ہوں, میں ایک ڈس آنیسٹ انسان ہوں. اس نے 50 سال اپنی زندگی کے ایک ایسی غیرت کے پیچھے, ایک ایسے سوال کے پیچھے جو شاید سوال ہوتا ہی نہ, جو شاید سوال ہونا ہی نہیں چاہیے, اس بندے نے اپنی زندگی خراب کر دی, اور 50 سالوں بعد وہ واپس آیا. ناظرین, ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے سوالات موجود ہیں, بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں. آج تک ناظرین ہم لوگوں کے کپڑوں کے اوپر, لوگوں کے موٹاپے کے اوپر, لوگوں کے باڈی کے اوپر, لوگوں کے جسموں کے اوپر, ان کی ذہنی کیفیت کے اوپر آج تک ہم ناظرین بڑی محفل میں بڑی دھڑلے سے ناظرین ہم سوال اٹھا دیتے ہیں, اور یہ چیز لوگوں کو بڑا پیچھے لے کر جاتی ہے, بہت پیچھے لے کر جاتی ہے. امیر احمد ہمارے سامنے ایک مثال ہے, اور ایک بہت پریشان کن مثال ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, ان سے پوچھتے رہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں. اللہ حافظ.